नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पूर्व सैनिकों ने ठुकराया वन रैंक वन पेंशन का सरकारी फॉर्मूला। कहा 6 मांगों में से सिर्फ एक मांगी हुई मंजूर। आंदोलन जारी रखने का ऐलान। एक जुलाई 2014 से लागू होगी वन रैंक वन पेंशन स्कीम। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया ऐलान। वीआरएस लेने वालों को नहीं मिलेगा लाभ। G20 सम्मेलन में वित्त मंत्री ने रखा भारत का पक्ष। मुद्रा प्रबंधन के लिए बहुपक्षीय करार पर जोर। कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीतियों में समन्वय की जरूरत। असम और मेघालय में बाढ़ से हाहाकार। असम में अब तक 36 की मौत। मेघालय में 43,000 लोग पीड़ित। प्रशासन ने दी पानी बढ़ने की चेतावनी। और देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। शिक्षक दिवस के मौके पर देश ने किया पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन को याद। और आइए देखते हैं पहली खबर। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने का आज ऐलान तो कर दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सरकार 1 जुलाई 2014 से इसे लागू करेगी और 5 साल में पेंशन की समीक्षा होगी। लेकिन आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन लागू करने का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार के फॉर्मूले और कमेटी बनाने को लेकर असहमति भी है। सरकार ने 83 दिन से आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों की 4 दशक पुरानी मांग मान ली है। वन रैंक वन पेंशन का ऐलान करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को 1 जुलाई 2014 से लागू किया जाएगा। इसके लिए बेस ईयर 2013 होगा। In future, the pension would be refixed every 5 years. It is estimated that the expenditure on arrears alone would be 10 to 12,000 crores of rupees. पूर्व सैनिकों को 2 साल में 4 किश्तों में एरियर दिया जाएगा। शहीदों के परिजनों को 1 किश्त में एरियर दिया जाएगा। लेकिन वीआरएस लेने वाले पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। Personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. सरकार ने इस मामले के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाने का ऐलान किया है, जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। सरकार का कहना है वन रैंक वन पेंशन लागू करने में अभी 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने का स्वागत किया है, लेकिन उन्हें 5 साल में पेंशन रिवीजन और वीआरएस लेने वालों को वन रैंक वन पेंशन न मिलने का फैसला मंजूर नहीं है। पूर्व सैनिकों ने 5 सदस्यों की रिवीजन कमेटी बनाने की मांग की है। इसमें 5 मेंबर होने चाहिए, 3 हम फौजियों के रिटायर वालों के और 1 सर्विंग का और 1 मेंबर रक्षा मंत्री जी अपना डिटेल कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि सरकार की ओर से उनकी मांग नकारे जाने के कारण वो अभी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और सरकार से अपनी मांगों को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनु दीवान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर दिया, लेकिन पूर्व सैनिक इसे लागू करने के तरीके से नाखुश हैं और अपना आंदोलन उन्होंने जारी रखने की बात कही है। ओआरओपी के आंदोलन पर आखिरकार सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन अभी भी पूर्व सैनिक इससे नाखुश है। क्या है कारण, जानते हैं सीधा उनसे। इस वक्त हमारे साथ कर्नल राय हैं। कर्नल राय, क्या कारण है कि ओआरओपी इम्प्लीमेंट होने के बाद भी अभी तक आप लोग असंतुष्ट हैं? ये इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है, ओआरओपी है ही नहीं है। वीआरएस का क्या मतलब है? फौज में या डिफेंस में कोई वीआरएस नहीं होता, या प्री मैच्योर रिटायर होता है या रिटायर होता है, 2 ही चीज हैं। प्री मैच्योर रिटायर होता है, पेंशन अर्न करते हैं, मेरी पेंशनेबल सर्विस हो गई। जब पेंशन ले रहा हूं मैं, तो मेरे को आप पूरा वो दीजिए, ओआरओपी का बेनिफिट दीजिए। और एजुटेशन इसी तरह से चलता रहेगा जब तक हमें प्रॉपर जो हमारा अप्रूव वन रैंक वन पेंशन जो अप्रूव्ड है वो नहीं मिले, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। Question is OROP in principle they have accepted, but if the tools to implement OROP are wrong, then the proper full OROP will never come across. उधर कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार के फॉर्मूले की आलोचना की है। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि सरकार का फैसला निराशाजनक है। मोदी सरकार ने सेना के जवान जो रिटायर्ड होंगे और जो अभी रिटायर्ड है, सबके लिए
एक आर्थिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी को बधाई देता हूं और सारे सेना के रिटायर्ड जवानों के जो परिवार है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। They say 5 years. So ex-servicemen will get lose substantial amounts. And they are now saying those ex-servicemen who retired, prematurely retired, they are not coming in this scheme. More than 40%, 46%. 46% of the ex-servicemen who prematurely retired are now, as per the announcement, they are out of the scheme. All the other 5 demands of the ex-servicemen, this government either rejected or substantially diluted it. So in a way, it's a great disappointment. और पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना ये चाहूँगा कि सरकार इतना वक्त भी लगाया, उसके बाद ऐलान भी किया, और जिनको भरोसे में लेकर ऐलान करने की कोशिश की गई वही नाराज हैं। देखिए, समस्या को समझना चाहिए। 42 साल की समस्या थी। 1973 में श्रीमती गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने इसको कम किया और 75 से लाके उसको 70 से लाके 50% पे उनकी पेंशन को किया, और वहाँ से ये सारी समस्या शुरू हुई। और उसके बाद 42 साल निकल गए, इस कांग्रेस या यूपीए सरकार इसका समाधान नहीं कर पाई, और 1.5 साल में हमारी सरकार ने इसको समाधान करने की कोशिश की है। और चीज़ भी जो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया उसकी भी अगर वास्तविकता देखें तो उन्होंने कहा कि अनाउंस तो कर दिया 1 रैंक 1 पेंशन का, और प्रोविजन कितना किया? 500 करोड़। 500 करोड़ में अगर प्रोविजन में 1 रैंक 1 पेंशन हो सकता था, तो जो वस्तु स्थिति थी इस 1.5 साल में या 15 महीने में हमारी सरकार ने उस सारी चीज़ों को समझा। इवन पार्लियामेंट में चिदम्बरम साहब ने, जिन्होंने कई आर्थिक डाटा में जगलरी की, उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि टेक्निकली इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल। ये 2009 में पार्लियामेंट में चिदम्बरम साहब ने कहा। किया वो अलग बात है। मैं सीधे ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जब इतना वक्त लिया, अगर अनाउंसमेंट हुआ और उससे पहले एक बड़ी बैठक हुई, तो फिर उस बैठक में जो प्रमुख मुद्दे थे उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। उनकी बात को लेकर मैं कहूँ कि सिर्फ एक मांग जो उनकी थी उस पर वो सहमत हुई सरकार, और बाकी जो आपने अनाउंसमेंट किया, वीआरएस को लेकर हो या दूसरे मैं कहूँ रिवीजन को लेकर हो, सभी सैनिक नाराज हैं, पूर्व सैनिक हैं। नहीं, बहुत सारे खुश, मैं भी कईयों से मिला, जगह जगह पे मिठाइयाँ भी बटी हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो कह रहे हैं एक ही मांग है, ये बात नहीं। प्रिंसिपली एग्री कर लिया, अनाउंस कर दिया। दूसरी बात, 10,000 से 12,000 करोड़ का जो एनुअल खर्चा है ये जाएगा तो सैनिकों के लिए ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जबकि अभी तक कुल 1300 करोड़ था, उसमें से भी 1000 करोड़ खत्म हो गया है। तो 10,000 करोड़ का 12,000 करोड़ का जो एनुअल आउटगो है ये पूर्व सैनिकों को पेंशन के अकाउंट में तो जाएगा। एक चीज और, एक बात ये है कि इस 14 महीना आपने जो पूछा वह इसीलिए लगा कि ये प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। और बाकी मांगों की बात है, जहां तक बेस ईयर की बात है वह भी उनकी मानी है। रिवीजन की 1 जुलाई से ले लिया है, मई में तो हमारी सरकार आई थी, 1 जुलाई 2014 से उनको ये एप्लीकेबिलिटी की बात कर दी है। 5 साल और 3 साल की मांग थी। बस हाँ, एक चीज में डिस्प्यूट है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है जिसकी बात चर्चा करना चाह रहा था, वो है वीआरएस को लेकर। रक्षा मंत्री कहते हैं कि सेना में वीआरएस कोई इस तरह का नहीं है, जबकि सेना के लोग खुलेआम के, आप खुद जानते हैं कि उनका कहना है कि 70% लोग सेना से वीआरएस के जरिए यानी कि अर्ली नौकरी को छोड़ देते हैं। अब अगर वो उसके दायरे में नहीं होंगे तो एक बड़ा हिस्सा छूट जाता है। नहीं, देखिए, सिर्फ 20 से 30% लोग उसके दायरे में होंगे जो कि सेना में पहले रहे होंगे। इस विषय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैनिक, हमारे जो पूर्व सैनिक है या जो भी सेना में जो है, वो हमारे बड़े देश के बड़े इज्जत, वो, और उनने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो इस चीज को ध्यान से देखना चाहिए। आज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने भी इसको क्लैरिफाई उसके बाद भी किया है कि जैसे कई लोगों ने कहा कि ये वीआरएस कॉन्सेप्ट नहीं है, पीआरएस है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट है। तो इसलिए अभी जो रक्षा मंत्री ने कहा है वो केवल कहा है कि वीआरएस के लिए, अगर वीआरएस नहीं है उन पे लागू नहीं होगी। प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों पे क्या होगा, नहीं, इसके बारे में अभी वो चर्चा कर, मेरे को नहीं मालूम है क्या स्टैंड होता है या ये होता है, ये तो रक्षा मंत्री बताएंगे। जब तक इसके डिटेल आएंगे तब इस पे रिएक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि
ये पीआरएस और वीआरएस का जो कंफ्यूजन है, किस पे लागू होगा, ये क्या होगा, ये रक्षा मंत्री क्लैरिफाई करेंगे। अभी उनमें कोई स्टैंड नहीं लिया है, इसलिए उसके ऊपर एक इशू को बहुत बड़ा इशू बना के हम डिस्कस करके जो 10,000 से 12,000 करोड़ का एनुअल आउटगो है, उस पे उस चीज को उसको माने ही ना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आगे जुडिशियल कमीशन की भी बात है, जुडिशियल कमीशन जो बनी है, जो और भी इश्यूज आएंगे, यही नहीं हो सकता कोई और इशू भी आए कुछ चीजें, तो उसके लिए एक कमीशन बना दी जो 6 महीने में इन सारे फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। मूलभूत नहीं, अभी तो बदलाव की भी बात नहीं है, अभी स्टैंड क्या है इसके ऊपर ये अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या है। और रक्षा मंत्री इवन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने जो कहा, उन्होंने भी कहा है कि ये पीआरएस और वीआरएस का कंफ्यूजन हमें जब डिटेल आएगा उसके बाद हमें इसको समझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मोदी जी और हमारी सरकार इस मुद्दे को, कमिटमेंट को पूरा आज किया है। आज जन्माष्टमी का दिन है, हम उनको बहुत शुभकामनाएं और वह देना चाहते, बधाई भी देना चाहते हैं सरकार की तरफ से भी, और जिन लोगों ने यह जो ये कार्य को लागू किया। आप जो कह रहे हैं कि आपने कदम बढ़ाया है, तमाम सैनिक खुश भी हैं, लेकिन एक और स्वागत करना चाहिए, स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो नाराज भी, और कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर कुछ पॉइंट्स पर अभी क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन था, तो क्या बिहार चुनाव को देखते हुए इससे जल्दबाजी में ऐलान किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी दोनों तरफ की बात हो जाएगी। इतने दिनों से एजिटेशन चल रहा था, सरकार तो चाहती थी कि सारे मुद्दों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दे, इसीलिए इतनी फास्ट लेवल पे ऊपर तक प्रधानमंत्री खुद भी इसमें इन्वॉल्व हुए, डिफेंस मिनिस्टर खुद हुए, इन लोगों से भी आज 11:30 बजे भी चर्चा की। लेकिन हर चीज में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कम से कम सरकार को कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा। तो अगर उनको लगते, जैसे 5 साल की बात आप कह रहे हैं, सरकार ने प्रैक्टिकली उसको फिजिबिलिटी मानी नहीं। आखिर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, आज 10,000 से 12,000 करोड़ का जो आउटफ्लो है उसको बजट में प्रोविजन तो करना पड़ेगा। आज 65,000 करोड़ का अगर सैलरी बिल है और 50,000 करोड़ का पेंशन बिल है, तो 1.5 लाख करोड़ का है, उसमें ये जो सारा चीज को बजाय प्रोविजन सरकार को करना है। एक बहुत बड़ा कदम प्रिंसिपली एक्सेप्ट करके उसको अनाउंस कर दिया, कॉन्सेप्चुअली एक्सेप्ट किया था। एक बड़ा जो पॉइंट था जो कुछ आज पुरसैनी कह रहे थे कि इस नए फार्मूले में ऐसी गुंजाइश है या फिर एक ऐसा लूप होल है जिसके जरिए जो जूनियर है उसकी कई बार पेंशन सीनियर से ज्यादा हो सकती है। इसको कैसे निपटेगी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो इसमें एवरेज वाला जो फॉर्मूला, उससे भी हमें समझना चाहिए कि जो रक्षा मंत्री ने कहा कि जो हर साल में जो रिटायरमेंट के टाइम पे लोअर और एंड जो हाईएस्ट है उसका एवरेज लिया जाएगा, और उस पेंशन पे जो उससे ऊपर, एवरेज से ऊपर हैं लोग जिनको पेंशन मिलेगी, उनका नहीं रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, लोअर वालों को एवरेज पे लिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इस फॉर्मूले का करके अपर साइड को डाउन नहीं किया जाएगा, लोअर को एवरेज पे लाया जाएगा। तो इसको कहीं कंफ्यूजन लोग समझ रहे होंगे कि वो एवरेज कर देंगे तो ऊपर वाले का लोअर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एवरेज कैलकुलेट करके लोअर को एवरेज पे लिया जाएगा। तो जो ईयरली कैलकुलेशंस की जो, क्योंकि रिटायरमेंट में कोई कभी किसी पीरियड में होता है, और वो सारा फॉर्मूला, मुझे लगता है कि यह बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया गया, बहुत सोचा समझा फैसला है, समझने के लिए कुछ और घंटे, कुछ और दिन रिपरकशन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो एजिटेशन की बात है वो उन लोगों को भी थोड़ा सा मनाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि इस चीजों को, और बहुत सारे लोग पूरे देश में बिल्कुल सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो पुरसैनिक हैं जो कि अनशन पर बैठे हैं वो जल्द से जल्द अपना अनशन खत्म करें और सरकार के साथ बातचीत करें, कुछ पॉइंट्स को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन या फिर कुछ मांगे उनकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल साहब चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। खत्म हुआ इंतजार, पूर्व सैनिकों को मिला 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का ऐलान, फॉर्मूले से असहमत पूर्व सैनिक। देखिए पहली खबर, 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान, रात 8 बजे। भारत का मानना है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक नीतियों में समन्वय के जरिए ही दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में जान फूंकी जा सकती है। भारत ने तुर्की की राजधानी अंकारा में G20 देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में अपना पक्ष रखा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सम्मेलन में कहा कि मुद्रा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय करार की जरूरत है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसी खास देश के घरेलू मौद्रिक नीति के दूसरे देशों पर पड़ने वाले नकारात्मक असर पर चिंता जाहिर की। इस समस्या से निजात पाने के लिए जेटली ने सदस्य देशों से आगे आकर नीतियां बनाने पर जोर दिया। के दिनों में अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती को लेकर जारी अनिश्चितता और चीन की मुद्रा के अवमूल्यन से एशियाई समेत वैश्विक बाजारों पर बुरा असर पड़ा है। वित्त मंत्री जेटली का इशारा ऐसे हालात से निपटने पर था। वित्त मंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए भी काम करने की जरूरत बताई। उनका मानना है कि बुनियादी सेक्टर के लिए लंबी अवधि के वैश्विक वित्त पोषण की नीति में सुधार होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत समन्वय बढ़ना चाहिए। वित्त मंत्री ने बाजार में भारी उथल-पुथल और मुद्रा के कमजोर होने के संकट को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक करार दिया। सम्मेलन में G20 देशों में सूचीबद्ध कंपनियों और नियामकों के लिए कंपनी संचालन के नए नियमों की घोषणा की गई। इससे छोटे शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। साथ ही पूंजी जुटाने में शेयर बाजार को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये नियम भारत समेत सभी सदस्य देशों में लागू होंगे। इस घोषणा के बाद भारत में सेबी समेत दुनिया के तमाम नियामकों को सूचीबद्ध कंपनियों के नियमों में सुधार लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शिक्षक दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्होंने ज्ञान की ठोस बुनियाद रखने वाले शिक्षकों की सराहना की। राष्ट्रपति ने इस मौके पर देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उन्हीं के जन्मदिवस के मौके पर देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इन शिक्षकों की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जमकर हौसला अफजाई की। उन्होंने स्कूली शिक्षा में इनके योगदान को बहुमूल्य बताया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ सूचना और तकनीकी ज्ञान हासिल करना नहीं है। राष्ट्रपति का मानना है कि शिक्षा से जिम्मेदार नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। An inspired teacher links the individual goals of the students to the societal and national goals. Such teachers appeal not only to the head but also the heart through words, actions. शिक्षक दिवस के मौके पर प्रणब मुखर्जी ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। प्रणब मुखर्जी ने स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने में शिक्षकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि अतीत में भारत शिक्षा का बड़ा केंद्र था, लिहाजा उस गौरव को हासिल करने के लिए फिर से मेहनत की दरकार है। Our teachers need to get themselves a new orientation and evolve new methodologies to create relevant and effective approaches to teaching and learning. They also need to continuously renew their capabilities through research, experimentation and innovation. देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के मौके पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे एक महान दार्शनिक और लोकप्रिय शिक्षक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बोधगया का विकास आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के बोधगया में ये बात कही। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बौद्ध सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि बोधगया ज्ञान की धरती है और देश की धर्मनिरपेक्ष छवि में बौद्ध धर्म का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बौद्ध भिक्षुओं के साथ ध्यान लगाया। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए की। प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के मौके पर भगवान बुद्ध के साथ भगवान कृष्ण को भी याद किया। Gautam Buddha gave the eightfold path and the Panchashil, while Sri Krishna gave valuable lessons of life in the form of Karma Yoga. These two divine souls had the strength to bring people together, rising above differences. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश की धर्मनिरपेक्ष छवि में बौद्ध धर्म के योगदान की भी चर्चा की।
Buddha is the crown jewel of the Indian nation, which accepts all ways of worship of all religions. This quality of Hinduism in India was a product of many great spiritual masters. प्रधानमंत्री ने बोधगया को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात भी कही। इस कार्यक्रम में 90 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने कावेरी नदी से पानी छोड़े जाने के मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जयललिता ने प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की। उनका कहना है कि कर्नाटक सरकार कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन कर रही है। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि तमिलनाडु के लिए 94 टीएमसी फुट पानी छोड़ने का आदेश था, लेकिन 31 अगस्त तक कर्नाटक की ओर से सिर्फ 66.44 टीएमसी फुट पानी छोड़ा गया। तमिलनाडु की मांग है कि कर्नाटक 31 सितंबर तक बाकी का पानी छोड़ दे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पीडीएस घोटाले के बाद एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार पर इंदिरा कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए। उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई आलाधिकारी और नेता इसमें शामिल हैं। इस मामले में करीब 54 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप है। जुलाई 2007 में इस बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। कांग्रेस ने मांग की है कि इस घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराई जाए। नान घोटाले में जो देश का सबसे बड़ा पीडीएस घोटाला है, वहाँ चालान के साथ जो साक्ष्य लगाए गए हैं उसमें उनका खुद का और उनके परिवारजनों का नाम है, फिर भी वो क्यों पद पर बने हैं। और आज के साक्ष्य के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वो एक से अधिक घोटालों में संलिप्त है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। असम के बाद अब मेघालय में भी बाढ़ का कहर दिख रहा है। असम में अब तक 36 लोग जान गंवा चुके हैं। धुबरी में हालात इतने बदतर हैं कि बीएसएफ के कैंप भी बाढ़ में डूब गए हैं। वो नाव के जरिए अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन ने आने वाले दिनों में जलस्तर के और बढ़ने की चेतावनी दी है। भारी बारिश की वजह से मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर आ गई, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। 86 गांवों के 43,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। यहां से निकाले गए लोगों को ऊपरी इलाकों में बनाए गए 21 राहत शिविरों में रखा गया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार को 3 जिलों में 5 और लोगों की मौत हो गई। 21 जिलों में 2080 गांवों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। करीब 16 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। बड़े पैमाने पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1,72,000 हेक्टेयर फसल जलमग्न हो चुकी है। 320 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पनाह ले रखी है। धेमाजी, डिब्रूगढ़ और कोकराझार जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भरने से वन्य जीवों पर संकट बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में किसान कीटनाशकों के बजाय कीड़ों की मदद से खेती कर रहे हैं। किसान हानिकारक कीड़ों के खिलाफ फायदा पहुंचाने वाले कीड़ों की मदद से खेतों में संतुलन बनाने की कोशिश में हैं। और यही नहीं, किसानों को जागरूक करने के लिए खेतों में कीट पाठशालाएं भी चलाई जा रही हैं। टिड्डा, केचुए, मकड़ी, खेतों में तरह तरह के कीड़े होते हैं। जितने प्रकार के कीड़े उतने ही अलग उनके काम। कीड़ों को फसलों के लिए नुकसानदेह मानते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में कुछ कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ फसलों को फायदा भी पहुंचाते हैं। हरियाणा के छोटे से गांव में इन कीड़ों की पहचान के लिए पाठशाला लगाई जाती है। इन पाठशालाओं में किसानों को इन कीटों के बारे में जागरूक बनाया जाता है। किसानों को मित्र कीट और दुश्मन कीटों के बारे में बताया जाता है। कीट साक्षरता किसान खेत पाठशालाएं चलाई गई। उस कीटों के बारे में किसानों को बताया गया कि हमारी फसल में कौन कौन से कीट आते हैं, उनकी खोज की। ज्यादातर किसान जानकारी के अभाव में खेत में कीड़े देखते ही कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, लेकिन कीटनाशक का ज्यादा इस्तेमाल फायदे की जगह नुकसान ही करता है, क्योंकि ऐसे में
कई फायदेमंद कीट भी मर जाते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा है। नतीजा, खेत हो या पानी, सभी प्रदूषित हो चुके हैं। किसान कई बार अंधाधुंध प्रयोग करता है हाइब्रिड सीड डालने से, वो समस्या तो हल होती नहीं, लेकिन जो मित्र कीट हैं वे मर जाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ 8 प्रकार के कीड़े ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं 16 प्रकार के कीड़े फसलों के लिए फायदेमंद हैं और 74 प्रकार के कीड़े ऐसे होते हैं जो केवल सोने के लिए आते हैं। उन्हें फसलों से कोई लेना देना नहीं होता। किसान उन्हें भी मार देता है और पैसा बर्बाद करता है। कई कीड़े पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं और जैविक कीटनाशक की तरह भी काम करते हैं। मसलन मकड़ी किसानों के लिए मददगार होती है। गुबरैला एक ऐसा कीड़ा है जो कि खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा जाता है। इसी तरह से ग्राउंड बीटल, घोंगा, इल्ली जैसे कीड़ों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। ऐसे में हरियाणा के गांव के किसानों की कीट पाठशाला है तो छोटी सी पहल, लेकिन इस कोशिश से जींद और हिसार जिले के ज्यादातर किसान खेतों में कीटनाशक का प्रयोग बंद कर चुके हैं। पर इस पहलू को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सरकार से ज्यादा मदद की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूरोप में शरणार्थियों का संकट बरकरार है और सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इटली जैसे मुल्कों में हजारों की संख्या में लोग अब पूर्वी यूरोप पहुंच रहे हैं। हंगरी में बीते एक हफ्ते में शरणार्थियों और सरकार के बीच चल रहा तनाव अब कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप के 4 देशों ने सीमा और शरणार्थियों को लेकर समझौता किया है। यूरोप में बीते 2 दशक का ये सबसे बड़ा प्रवासी संकट है। मैसेडोनिया के ओहरिड शहर में पूर्वी यूरोप के 4 देशों के गृह मंत्रियों ने समझौता किया। हंगरी, सर्बिया, ऑस्ट्रिया और मैसेडोनिया ने बड़ी तादाद में यूरोप पहुंच रहे शरणार्थियों के मुद्दे पर एक व्यापक सहमति बनाई है। समझौते के तहत चारों देशों के सुरक्षा बल सीमावर्ती इलाकों में साझा गश्त लगाएंगे। Memorandum za razbiranje da bude samo jedna osnova koja će doprinese za naporite koje što dosega gi prezajame svaka država pojedinačno। पूर्वी यूरोप के इन चारों देशों में ही सबसे ज्यादा शरणार्थी पहुंच रहे हैं। इन मुल्कों ने यूरोपीय संघ से ज्यादा वित्तीय मदद की अपील की थी ताकि शरणार्थियों के संकट से उबरा जा सके। हंगरी ने हाल ही में शरणार्थियों को रोकने के लिए सर्बिया की सीमा पर 175 किलोमीटर कटीले तार से घेराबंदी की। हालांकि हालात को देखते हुए सरकारों का मानना है कि इससे लोगों की आवाजाही नहीं रुकेगी। Ali se mi trudimo naravno da pronađemo jedno zajedničko rješenje i mislim da je to bio jedan od ciljeva ove konferencije। दूसरी तरफ हंगरी में छिटपुट तनाव को छोड़ दें तो हालात में पहले से सुधार आया है। यूरोप में इस साल करीब 10 लाख शरणार्थियों के पहुंचने का अनुमान है। बीते साल 2,20,000 शरणार्थियों ने यूरोप का रुख किया था। हालात की गंभीरता को देखते हुए यूरोपीय संघ 14 सितंबर को इस मुद्दे पर बैठक कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में भगवान कृष्ण के भक्तों में खास उत्साह दिख रहा है और इसके लिए मंदिरों को सजाया संवारा गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। सजे संवरे मंदिर, भजन और घंटों की गूंज और दही हांडी फोड़ते लोग। ये रौनक है कृष्ण जन्माष्टमी की। देश के अलग अलग हिस्सों में आज जन्माष्टमी की धूम है। दिल्ली, मथुरा और वडोदरा सहित देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हमारा होता है कि भगवान को हम लोग प्रसन्न करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जितना भी हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत दिनों से 1 महीने से लगभग ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग आए हम उनको बहुत अच्छे से अटेंड करें और सब लोग भगवान के अच्छे से दर्शन करें। आज का दिन जो है बहुत शुभ है। मौका जन्माष्टमी का हो तो बच्चे भला कैसे पीछे रहते। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों ने कृष्ण जी का रूप धारण किया तो बच्चियां राधा के रूप में नजर आईं। हम लोग पहले से बच्चों लोग को इन्फॉर्म किया, वो लोग कृष्ण जी एंड राधा जी का ड्रेसअप में आए हैं। पेरेंट्स भी बहुत मेहनत से उन लोग को रेडी करके भेजा। सुबह सुबह बच्चा लोगों को हम लोग भी उस हिसाब से स्कूल में एक थीम डेकोरेट किया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर के मंदिरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। श्रद्धालुओं को उनके कान्हा के दर्शन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिरों में भी खास प्रबंध किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।